बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इस ईद पर हमारे मेहमान इमरान रियाज़ ख़ान साहब हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं। सो हमने गुजारिश की उनसे कि कुछ वक्त उनका ले सके, उनकी ईद आज कैसी गुजरी, कैसा दिन उनका गुजरा, वो आपके सामने रखते हैं। आइए आज आपको मिलवाते हैं इमरान भाई से। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? हम सॉरी हमने ईद वाले दिन आपको आके बॉदर किया है। कोई बात बड़ी हेक्टिक रूटीन, बिजी रूटीन में। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी ईद जो है वो ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। मिलने तो आना ही था, लेकिन हमने सोचा चले कैमरे साथ ले जाते हैं, इमरान भाई को रिकॉर्ड भी करें। आप सबका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए। सारे देखे ना तैयार शर होके आए हुए, हम भी देखे तैयार होके आए, राज भी तैयार शर होके आए हुए। अच्छा इमरान भी, ईद पे दो तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि बहुत जल्दी जाग जाना है, टाइम से पहले, नमाज से भी बहुत देर पहले जाग जाना है। एक मेरी तरह होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं कि टाइम तो 5 मिनट पहले जागना है, शावर लेना है, कपड़े चेंज करने, नमाज़ पढ़नी। आप किन में से? मैं बाकियों को उठाने वालों में से हूँ। उठाओ उसको, वो रह गया ऊपर, आवाज़ें मैं देता हूँ। यानी वो थोड़े दिन पहले मेरी बेगम ने, मैंने एक ट्वीट किया, इमरान खान साहब कहते हैं रोज़ा खोल लो, रोज़ा खोल लो, इफ्तारी हो गई है। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा आपके घर में ये आवाज़ कौन लगाता है? तो मेरी बेगम ने ट्विटर पे बताया कि मेरे घर में तो आप लगाते हैं। मैंने ट्वीट देखी। तो मेरे घर में मेरे वालिद साहब का, क्योंकि मैं एक हमेशा से असिस्टेंट टाइप कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के कोने में किसी न किसी जगह एक घंटी हमेशा बजती रहती है कि अब्बू जी किधर हैं, क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था। यानी वो जो कहते हैं वो फौरी तौर पे मैं कहता हूँ वो सारे लोग करो। तो कोई एक आधा होता है ना घर में बच्चा जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है चीज़ों को, जो उसके फादर कह रहे होते हैं, घर के बड़े कह रहे होते हैं। तो मैं मेरी बेगम, शादी नहीं हुई तो मेरी बेगम भी मुझे कहती थी कि आप अचानक उठ के एकदम भाग जाते हैं, मुझे शक होता है कि अब्बू ने आवाज़ दी है या नहीं दी, लेकिन आपको फ़ौरन आ जाती है उनकी आवाज़ ना, दूर से भी, उनके कमरे से भी। वो बोलेंगे ना कोई बच्चा है तो मैं उठ के फ़ौरन जी अब्बू जी, तो मैं पहुँच जाता हूँ। कोई है यहाँ पे तो मैं फ़ौरन मुलाजम से भी पहले पहुँच जाता हूँ। तो वो अब्बू जब सुबह एक आवाज़ लगाते हैं ना कि तैयार हो गए सारे, तो उसके बाद ये मेरी ड्यूटी होती है एक एक दरवाज़ा जाकर, तो भाई फटाफट उसको निकालो बाहर, जल्दी बच्चों को बाहर निकालो, सारे तैयार हो जाओ। तो मैं वो थोड़ा जल्दी उठ के तो शोर शराबा भी कर रहा होता हूँ थोड़ा बहुत। सही सही। और सिर्फ ये एक ईद पे मेरे से सुस्ती हो गई थी, जो पिछली बकरा ईद थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद घर आया था और मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही थी। तो मैं बिल्कुल एंड टाइम पे उठा, तैयार। घर वालों ने नहीं उठाया होगा कि आज सोने दे? आज उन्होंने मुझे नहीं उठाया, लेकिन मैं उठ के फिर फटाफट भाग कर गया था। मीठे में क्या पसंद है? छोटी ईद है, मीठा, मीठे में क्या पसंद है? मीठा बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाता, लेकिन हर तरह का खा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। और जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना एक, वो वाला नहीं पसंद मुझे। लेकिन गुड़ मुझे मीठे में बहुत अच्छा लगता है। खजूर मुझे मीठे में इतनी अच्छी लगती है कि मैं रोज़ खाता हूँ। डाइट का मुझे बहुत पसंद है, गुड़ मुझे बहुत पसंद है। फिर मीठे के अंदर ये जो लोग सेवियाँ बनाते हैं, सवैयाँ, और एक बनती हैं वो, उन्हें फ्योनियाँ कहते हैं यहाँ हमारे पंजाब में, वो जो कुरकुरी सी होती है, मुझे उसका सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वो दूध में डालें, इससे पहले कि वो ज़्यादा नरम हो जाए, उसको पहले खाओ, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मिक्स होने से पहले? बिल्कुल, ज़्यादा मिक्स होने से पहले। अच्छा इमरान भी, ईद पे बहुत सारे दोस्त याद आते हैं, बचपन के दोस्त याद आते हैं, स्कूल जिनके साथ गए, कॉलेज गए। इस करियर के प्राइम पे आके बहुत कम लोग रह जाते हैं, लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, इतना ऑक्यूपाइड होता है बंदा। कौन से दोस्त हैं जो हर ईद पे भी याद आते हैं? थोड़ा अर्सा पहले मुझे शफीक मिला, किसी पहाड़ी एरिया में मैं गया हुआ था, और ये मुझे मिला लगभग कोई 32 साल के बाद शायद। स्कूल के दोस्त हैं? 30 या 32 साल का, मोहल्ले का। उसने कहा मुझे पहचाना, मैंने कहा शफीक है। तो वो हैरान हो गया। अब उसकी कोई वर्कशॉप है, वहाँ पे उन्होंने कोई सिस्टम अपना बनाया हुआ है, वो अपना कारोबार करते हैं। थोड़े दिन पहले एक जगह पे मैं गुजर रहा था, तो इंटरनेट की केबल एक बंदा सेट कर रहा था, तो मैं वहाँ पे रुका थोड़ी देर के लिए। तो वो बंदा आया, उसने शीशा नॉक किया, मैंने नीचे किया, पहचाना मुझे, मैंने कहा अरशद है। मैं अपने सारे दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेता हूँ। पुराने जितने मेरे दोस्त हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, या बहुत छोटा जब मैं था प्राइमरी स्कूल के हैं, मैं उनको भी पहचानता हूँ। और वो सारे मेरे बड़े कीमती दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और हर वक्त का अपना एक अलग मज़ा होता है, हर वक्त की अपनी अलग यादें होती हैं। जब आप जवान हो रहे होते हैं तो आपकी यादें कुछ और होती हैं, जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आपकी यादें कुछ और होती हैं। मेरी ईद होती थी ईद कार्ड वाली। ओके। वो वाला ईद कार्ड जो एक किसी एक्टर की शक्ल बनी हुई होती थी, और वो छोटा सा सिर्फ एक पेज होता था। उसकी बैक साइड पे जगह बनी होती थी कि आपने नाम लिखना है और आपने दे देना है कार्ड। तो हमारी ईद वहाँ से शुरू होती थी। फिर हमारे होते होते हम देखते देखते हमारे म्यूज़िक वाले ईद कार्ड आ गए, लाइट वाले ईद कार्ड आ गए, ये बड़ी अट्रैक्शन थी। फिर सन 2000 के आसपास कोई कार्ड्स आ गए जो हम इंटरनेट के थ्रू भेजते थे। ईद ग्रीटिंग्स करके कोई नाम था उसका, वेबसाइट का। बिल्कुल, उसमें हम जाते थे, वहाँ से हम लेते थे, भेज देते थे।
फिर हम ये कहते थे हमारे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे और कार्ड भी जा रहा है। तो दूर दराज ख़ानदान वालों को, हमारे रिश्तेदार काफ़ी दूर दूर रहते हैं, सिब्बी में, कराची में, कोयटा में, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, तो हर जगह पे हम वो, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो हम वो लिखते थे कार्ड और उसको पोस्ट करते थे। फिर जब वो पहुंचता था उसकी वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए वो PTCL का फ़ोन होता था, उससे हम पूछा करते थे कि कार्ड पहुंच गया आपको? जी पहुंच गया जी आप। That's true. तो वो वाला टाइम था, उसमें ईद में कुछ कलर और थे, अभी ईद में कुछ और है। हमने अब कॉस्मेटिक्स और जिसे कहते हैं ना मसनूईपन हमारी ईद में ज़्यादा आ गया। अब ईद में शॉपिंग हैं, ज़्यादा कपड़े हैं, ज़्यादा जूते हैं बच्चों के, ख़वातीन का ज़्यादा साजो सामान है, मेहंदी बाजार से जाके लग जाती है, घरों के अंदर नहीं लगाते। एक्टिविटी होती थी मेहंदी लगाना, प्रॉपर घरों के अंदर एक्टिविटी होती थी, प्रॉपर एक्टिविटी थी और उसका एक कलर था। अभी वैसा नहीं है, मसनूईपन ज़्यादा है, लेकिन इसकी अपनी खुशियाँ हैं। हमारे बच्चे हमारी वाली ईद को, उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, जानते भी नहीं होंगे, उसे मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हमारे बच्चे जो हैं, हो सकता है इनके बच्चे आने वाले वक्त में इनका टाइम मिस कर रहे हों। ट्रू। कि ये किन चीज़ों पे ईद कर रहे हैं और हम कैसे ईद कर रहे हैं। तो वो फ़र्क पड़ता रहता है वक्त के साथ साथ। हमसे पहले वाले जो लोग थे उनकी ईद कुछ और हुआ करती थी। मैं उन लोगों में से हूँ जो छत पे चढ़ के चांद ढूंढते थे। हालांकि ये मौलवी की जिम्मेदारी थी और मौलवी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गवर्नमेंट ने उसको कहना उसने ईद कर देनी, गवर्नमेंट ने कहना आज नहीं कल कर ले तो उसने कल कर देनी है। ठीक है। यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म की वो तवाहमात थी कि 2 खुतबे इकट्ठे हो गए थे, हुकूमत गई। तो मौलवी खुतबे मैनेज कर देते थे कि एक आगे कर दो एक पीछे कर दो। तो वो इस तरीके से यहाँ पे हम उन लोगों में से हैं जो छत पे चढ़ के चांद ढूंढते थे। क्या रोमांस था, क्या खूबसूरती थी वो बचपन की, पूरी एक्टिविटी थी ऐसे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, कजन इकट्ठे हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं, शोर मचा हुआ है उस टाइम पे। अब एक दूसरे को यार नजर आया ऐसे ही छतों पे पासे देख उधर वो छतों पे। अच्छा वो सामने एक कबूतरों वाला था, एक दिन चांद कहीं उसके आसपास थोड़ी देर के लिए नजर आया, तो वो बता रहा था एक अंकल, तुम साढ़े कबूतर वाले पिंजरे वाले देखोगे ना, उससे थोड़ा सा डायरेक्शन देखे थोड़ी देर के लिए आया वहां, वो डायरेक्शन देखे कबूतर वाला पिंजरा जड़ा तो नजर आएगा आपकी छत से उधर को। तो एक वो था साथ। फिर क्योंकि ईद एक लंबे अरसे तक हमें उस सीजन में भी मिली बचपन में जहाँ पे वो बसंत साथ होती थी, गुड़ियाँ शुड़ियाँ भी साथ उड़ती थी, तो ईद वाले दिन भी हम लोग पतंगबाजी करते थे। तो वो एक अलग ईद थी, आज एक अलग ईद है। वो एक कलरफुल किस्म की ईद थी, आज वैसी नहीं है। फिर एक बीच में कुछ अरसा हम ऐसा गुजारते रहे, मेरे फादर क्योंकि इंजीनियर हैं ऑटोमोबाइल के, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट माशाल्लाह पाकिस्तान। वो तो गाड़ियां बाहर देख के आइडिया हो जाता है, ये मेरे फादर ने बनाई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं, उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, दुनिया के 6 मुल्कों में वो रहे हैं और 6 मुल्कों में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर किए हैं उन्होंने, वाह माशाल्लाह, और बहुत दूर दराज इलाकों के अंदर। तो वो ईद हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती थी कि अब्बू जी पाकिस्तान में नहीं है और कोई एक ईद उनके बगैर है। फिर एक ईद पे वो आ जाते थे, या उनको छुट्टी लेने में टाइम लगता था, बाद का 6 महीने में आते थे, 4 महीने में आते थे, बाद का ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो कुछ ईदें वो भी थी बीच में। इमरान भी सबसे ज़्यादा ईदी बचपन में किससे मिली और इस ईद पे सबसे ज़्यादा ईदी आपने किसको दी? अच्छा, मेरी बेगम ईदी देती है। Okay. मैं ईदी नहीं बांटता, मेरे फादर अभी भी देते हैं, हम सबको देते हैं, मुझे भी देते हैं। हम जब छोटे थे ना तो हम एक टारगेट सेट करते थे, कलेक्शन कितनी कर रही है, इकट्ठी करनी है। रात को हम बैठ के, आप अंदाजा कीजिए कि हम बैठ के एक सफ़े के ऊपर लिखते थे कि फलां के घर से एक्सपेक्टेड ईदी, एक कॉलम होता था एक्सपेक्टेड ईदी का, और नीचे फिर मैं पूरे घर लिखता था। ओके कि ये वाला घर जो है ना, ये फलां खाला है, इनके घर जाऊंगा तो उम्मीद की जाएगी कि पिछली मरतबा इन्होंने इतनी ईदी दी थी, ऐसा थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी, इस मरतबा हो सकता है उतनी दें, तो कम से कम तो इतनी है, और ज़्यादा हो जाएगी तो इतनी हो जाएगी। ओके तो मैं पूरा अपना वो एक एस्टिमेट बनाता था कि मुझे कितनी ईदी इकट्ठी हो जाएगी, उसके मुताबिक अपना टारगेट सेट करते थे कि फिर उसके बाद घर वालों से इतने पैसे लेंगे और इस मरतबा हम या साइकिल ले लेंगे या कोई और चीज़ ले लेंगे, जो भी लेना वो फिर ईदी के साथ उसको हम मैनेज करते थे। फेयर इनफ। और बचपन की कोई मेमोरी ज़रा थोड़ा हमें वो भी बता दीजिए कि बचपन कहाँ गुजरा आपका, लाहौर में किस एरिया में ज़्यादा गुजरा बचपन? मुख्तलिफ एरियाज़ में। हमारा अपना जो घर बना वो ज़्यादा अरसा हम उसमें नहीं रहे, फिर हमने उसको बेच दिया था। हमारा अपना घर था एक गाजी रोड एक इलाका है जी, उससे अंदर शौकत टाउन के करीब वहाँ एरिया, वहाँ पे हमने अपना घर बनाया था और काफ़ी अरसा उस पर हम रहे। मेरी स्कूलिंग वहाँ होती रही। मेरे दादा इस्लामपुरा में रहते थे, ठीक है, कृष्णनगर इस्लामपुरा में, और वो पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ आए थे।
ठीक है। बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले आए थे, जब वो आए थे फिर पाकिस्तान बना था। ठीक है। मकबूजा कश्मीर बांडीपुरा से आए थे, तो वहाँ से वो आए थे और उनके सामने बहुत सारे मुहाजिरीन आए थे। उन्होंने उन लोगों को यहाँ पे घर भी दिए थे। बहुत सारे घर जो यहाँ पे हिंदू और सिख बरादरी छोड़कर चली गई थी, उनके अंदर मुसलमानों को जिन लोगों ने एडजस्ट किया उनमें एक मेरे दादा भी थे। सेटल होने में मदद। वो बताते, वहाँ पे इलाके के लोग बताते थे, दादा भी बताते थे कि कई घरों के ताले इन्होंने तोड़े जिनके अंदर से हिंदू या सिख गए थे। मुसलमान वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर आ रहे थे, तो उनको एडजस्ट करना था फैमिलीज को। और बड़े बड़े ख़ानदानी लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग जिनकी वहाँ बड़ी बड़ी जायदादें थी, वो जब आए तो बड़ी अजीब हालत में थे, तो उनको रखना था कहीं ना कहीं ना। तो गवर्नमेंट के लोग भी हेल्प करते थे, प्राइवेट लोग भी हेल्प करते थे। तो दादा बताते हैं कि एक घर का हमने ताला तोड़ा, उसके अंदर एक ख़ानदान को हमने घुसाया। पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हुई, एक पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी जब हमारे बुजुर्ग आए थे ना, तो हमारे घर का जो ताला था वो आपके दादा ने तोड़ के हमें अंदर घुसाया था। और उन्होंने कहा जी कि हम अकेले नहीं थे, हमें कई साल तक, हम बचपन से बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि ये जो हमारे साथ रहते हैं ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। वाह 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 वाह। क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था, हवेली नुमा, तो उसके अंदर 2 ख़ानदानों को अंदर घुसा दिया था क्या मेरे दादा ने। वाह। तो वो 2 ख़ानदान अंदर चले गए और वो बहन भाई बन गए आपस में, और वो उसी तरह रहते रहे। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें बड़े अरसे तक ये पता ही नहीं था कि हम आपस में खून का रिश्ता नहीं है हमारा। क्या और वो आज तक वैसे ही इकट्ठे रहते हैं, आज तक इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पे इस्लामपुरा कृष्णनगर में बहुत टाइम हमने गुजारा। फिर वहाँ पे हम खुद भी मुख्तलिफ मकान लेकर वहाँ रहते रहे, किराए पे मकान लेकर रहते रहे। तो इससे ये वाला घर फिर हमने बनाया खुद। मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि सारे इकट्ठे रहें, तो हमें थोड़ा बड़ा घर बनाना था। ये एरिया आपने देखा होगा सारा खाली है, ये आसपास जंगल ही है। तो ये प्लॉट जो है ना, ये बहुत सस्ते मिल रहे थे, यहाँ आता ही कोई नहीं था। हालांकि जब ये घर बना है तब एक कैंपेन स्टार्ट हुई, डिफेंस में इतना बड़ा घर, इतने करोड़ों रुपए का घर। आप डिफेंस में आए हुए, इज इट डिफेंस? ये डिफेंस तो नहीं है। तो जब ये घर बनाना, उन्होंने कहा 36 करोड़ रुपए का है, तो मैंने फौरन आधे पैसों में ऑफर कर दिया। आधे में ले लो। आधे से भी आधे में ले लो, मैंने कहा था। उस वक्त तो मैं आधे से आधे में बेच रहा था कि 25% पे बेच रहा हूँ, ले लो। किसी ने लिए ही नहीं, ऑफर ही नहीं आई, अभी भी नहीं आएगी उतने की। ये एक्चुअली बिल्कुल जंगल जैसा एरिया था, ये आसपास खेत हैं चारों तरफ, ये सोसाइटी है, सिर्फ सड़कें इसकी बनी हुई थी, या बिजली इधर थी, और इधर गैस अभी भी नहीं है, और इधर सीवरेज का भी बड़ा अभी इंतजाम अभी हुआ है जाकर। तो मैंने यहाँ पे ये प्लॉट्स लिए और हमें लगा कि यहाँ हम घर बना सकते हैं, सस्ता जो था। हमने यहाँ घर बनाना शुरू किया, अल्लाह ताला की मदद से ये घर बन गया, और अब हम सारे इकट्ठे यहाँ शिफ्ट हो गए। तो ये हमारा अपना घर है। इससे पहले हमने कुछ 6-7 घर बदले हैं किराए पे। फिर हमारा अपना एक पहले भी घर था, उसको सेल करके फिर मेरे फादर ने कुछ काम शाम किया था, पाकिस्तान से बाहर भी गए थे। तो इस तरह नारिन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो इमरान भाई का जर्नलिस्टिक करियर, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे भी पूछते हैं कि इमरान भाई से पूछिएगा कि करियर स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या शौक था या मजबूरन आए थे। दो क्या ऑलवेज से कि जर्नलिज्म, अगर कोई एक्चुअल जर्नलिस्ट है तो वो शौक से ही आएगा, मजबूरन इस इंडस्ट्री में काम नहीं हो सकता। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान भाई इज़ काइंड इनफ के ईद के बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाल लिया आप सबके लिए, हमारे लिए, कि आप तक उनकी गुफ्तगू, उनका ईद का दिन कैसा गुजरा वो पहुंचा सकें। एंड ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा बचपन मैंने बताया आपको कि इमरान भाई से पूछा कि बचपन किस तरह उनका गुजरा, कहाँ कहाँ गुजरा। एक बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है कि जब आप किसी भी करियर की पीक पे होते हैं तो लोग जानना चाहेंगे कि उस पीक के पीछे मेहनत कितनी है। इमरान भाई जर्नलिज्म में शौक से आए थे या वालिद साहब ने कह दिया कि एयर डिग्री करनी है, अगो सहाफ़ी बनना है, ये खुद शौक था? मेरे फादर ने कभी हमें कहा नहीं कि तुम क्या बनो। कभी प्रेशर नहीं डाला ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। हमारी मदर ने भी कभी नहीं कहा। वो हमें दुआ देते हैं सिर्फ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब इंसान बनाए और आप फ़ायदेमंद हो लोगों के लिए भी। तो ये सहाफ़त कैसे, ये अजीब सी कहानी है। मैं तैयारी कर रहा था मुकाबले के इम्तिहान की, और मैंने बहुत सारी दफ़ा अटैम्प्ट भी किया, कभी कहीं बात बनी, कहीं नहीं बनी, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कहीं ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहा था, हो नहीं पा रहा था। फिर मुझे सन 2000 के बाद एक बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील हुई। मेरे फादर बीमार हो गए, वो पाकिस्तान से बाहर थे और वो सख्त बीमार हो गए।
उनकी बीमारी की वजह से हमारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। वो पाकिस्तान वापस आए, वो मुश्किल वक्त था। मैं उस वक्त ट्यूशनें पढ़ाना शुरू हो गया बच्चों को, होम ट्यूशन पढ़ाता था और उस वक्त मैं अच्छे पैसे कमाता था उसमें, क्योंकि ये एक फ़न मुझे ज़बरदस्त आता था बच्चों को पढ़ाने का। आज भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मुझे पढ़ाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका आता था। मैं उसको, अगर मैं किसी चीज़ को ये क्लेम कर सकता हूँ ना, ये काम मुझे बहुत अच्छा आता है, तो मैं बच्चों को तैयारी करवाता था एग्ज़ाम्स की। Okay. और उसके लिए गुलशन रावी लाहौर में एक इलाका है, वहाँ पे एक बुक डिपो है, कामी बुक सेंटर, उसके ऊपर एक ऐड लगाया था, उन्होंने मेहरबानी की थी कि होम ट्यूशन की सहूलत मैसर है। Okay. तो वहाँ पे कॉल्स आती थी और वो मुझे बताते थे और मैं वहाँ जाके नई ट्यूशन पढ़ाता था। तो एक एक दिन में मैं 7-7 8-8 जगह पे पढ़ाता था और उतने पैसे कमाता था कि अच्छा खासा आदमी नहीं कमा सकता, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगती है। मैं वो भी करता था, अपने फादर को भी देखता था, अपनी फैमिली को भी देखता था। वो मेरे भाई भी फिर काम करते थे साथ, पढ़ते भी थे, काम भी करते थे, तो हम लोग सबको मैनेज करना पड़ गया। वो एक वक्त था, उस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपको क्या बनना है ज़िंदगी में। मसरूफ बंदा इतना हो जाता है। आपको ये हो जाता है कि मुझे जिम्मेदारी पड़ गई है, मुझे इसको उठाना है। आपको पता है पाकिस्तान में बेशुमार नौजवान जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी जल्दी पड़ जाती है 20, 22, 23 साल की उम्र में, कि वो अपनी कैरियर प्लानिंग ही नहीं कर पाते। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन लकीली ये हुआ कि मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो गए। उन्होंने दोबारा से, क्योंकि वो हैवी वेट बॉक्सर रहे हैं, फाइटर हैं, फाइट बैक किया बीमारी या से। उन्होंने फाइट बैक किया, वो वापस आए माशाल्लाह, और उन्होंने अपना काम दोबारा शुरू किया। एक्सपर्ट तो वो थे, वो सेट हो गए। उस वक्त फिर दोबारा मुझे सोचने का मौका मिला कि मैं क्या करूं। मैं लॉ पढ़ रहा था और उसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमाज मैंने किए हुए थे। उस वक्त मेरे पास एक नौकरी आई थी और नौकरी वो मैं कर रहा था ह्यूलेट पैकेट में। HP, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिकन। उसके जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे ना एशिया रीजन के लिए, मैं उनको असिस्ट करता था। यहाँ पे एक 2 कनाल का ऑफिस और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने मुझे दी हुई थी। मल्टीनेशनल है तो तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मौजें कर रहा था, सैलरी भी बहुत अच्छी थी और मेरा इम्कान भी था कि वो मेरे पे मेहरबानी करें तो मुझे अमेरिका भी ले जाएंगे। उस बीच में ना मैंने उससे पहले और उसके बाद के हालात में मैंने टेलीविज़न चैनल को ज़्यादा देखना शुरू किया। उन दिनों में ईरान इराक वॉर भी हुई थी, उससे पहले इराक वॉर सारी दुनिया ने उस पर अटैक भी किया था। पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत तेज़ भी हो गया था और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में नई इनिशिएट हो रही थी और मीडिया की एक हाइप बन रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये भी काम एक ऐसा है जिसको करना चाहिए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगना शुरू हुआ, मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। और दूसरा, एक चीज़ मेरे अंदर आती थी बार बार कि मेरे होने या ना होने से फ़र्क पड़ना चाहिए, कि अगर मैं किसी जगह पे हूँ तो लोग कहें कि वो है ठीक है, मैं नहीं हूँ तो वो कहते वो होता तो ये होता। तो आपके होने से या आपके ना होने से फ़र्क पड़ना चाहिए। आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मैटर करनी चाहिए कि आप मैटर करते हैं भाई। आप आए, पैदा हुए, खाया पिया, पैसा कमाया, पैसा छोड़ के चले गए और आपको बाद में पूछने वाला या जानने वाला कोई नहीं है। हम में से बेशुमार लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं, अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाते। आपको अपना इम्पैक्ट, कब्र में चले गए। मैं इस बारे में सोचता था उस वक्त, यानी आपको शायद अजीब लगेगा लेकिन मैं उस वक्त सोचता था इसके बारे में कि भाई अगर आपने ज़िंदगी गुजारी है तो वो दिखनी भी चाहिए। वो जियो तो ऐसे जियो ज़िंदगी को रश का है, वाह, मरो तो मौत कहे ये कौन मर गया यारो। सुभान, वाह। तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपको लोग याद रखें और आपका होना लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो और कुछ लोग उनके लिए नुकसानदेह भी हो आपका होना। ऑब्वियसली तो आप एग्जिस्ट करना चाहिए आपको ना, मैं ये सोचता था। अब जब लोग ऐसा सोचते हैं तो नॉर्मली वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं या वो किसी बास और ओहदे की तलाश में इधर उधर हो जाते हैं। तो मैंने जर्नलिज्म को चूज़ किया, वहाँ तनख्वाह मुझे अच्छी मिल रही थी, इसके बावजूद मैंने कोशिश करना शुरू की ना। अब मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन की डिग्री भी नहीं थी, कभी इधर वो मैं दे रहा हूँ CV, कभी यहाँ पे दे रहा हूँ, कभी वहाँ पे दे रहा हूँ। मुख्तलिफ जगहों पे मैंने बहुत सारी CVs जमा करवाई, ये नौकरी मिलती ही नहीं थी। फिर एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च होना, इसकी खबरें आना शुरू हुई और इसका जो शुरू में था ना वो लैक्सन ग्रुप की तरफ से इसका ऐड आया था सबसे पहले। तो मेरे एक दोस्त ने मेरी CV जमा करवा दी, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। अच्छा, इस मरतबा मैंने क्या किया कि एक CD रिकॉर्ड की
यानी वो उस वक्त मुझे पता नहीं था, मेरे भाई को मैंने कैमरा पकड़ाया, वो कैमरा था ये वाला हैंडी कैम, वो सोनी के छोटे आते जो छोटे छोटे से होते थे, उस वक्त ये होता था। 2006 की बात है ये, 6-7 की बात है। मैंने अपने भाई को कैमरा पकड़ाया, उसने मुझे शूट किया, मैंने बाहर सड़कों के ऊपर एक शो किया। अब जब आकर मैंने उसको प्ले किया, मैंने कहा ये मैं कैसे दिखाऊंगा, ये तो प्रेजेंटेबल ही नहीं है। फिर मैं एक शादी वाला जो है, जो शादियों की फिल्में एडिट करते थे, उनके पास गया। उन्हें मैंने कहा कि इसको एक इस तरह का बनाओ कि ये दिखाने के काबिल हो जाए। उसने, वो शादियों की एडिटिंग करता था, उसने इसकी एडिटिंग शुरू कर दी, गाने लगा उसने इसकी एडिटिंग शुरू कर दी। वो जैसे भी उसने बनाया, उसने एक बना के मुझे एक 20 मिनट का उसने मुझे एक दे दिया प्रोग्राम टाइप। मैंने उसको देखा तो मैं अपने आप से बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं ये टीवी पे ऐसा ही होता है। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, थोड़ा सा घर वालों को बिठाया, टीवी के ऊपर दिखाया, देखो मुझे बताओ, देखा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी A1 कमाल हो गया। मैंने कोशिश भी की उन्हीं को बुलाऊं जो तारीफें करें मेरी। उन्होंने मुझे हौसला दिया। जो लोग मुझे ज़्यादा तनकीद करते हैं या जो लोग मुझे खींचने की कोशिश करते हैं, मैं थोड़ा सा उनसे दूर हो जाता हूँ खुद ही, शुरू से फार्मूला है। और जो लोग मुझे कहते हैं ना बहुत अच्छा है, वेल डन, आप कर सकते हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा जुड़ जाता हूँ। उन्होंने मुझे बैकअप किया, मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको जमा करवाना शुरू कर दिया मुख्तलिफ चैनल्स में, उसी सीडी को बहुत सारी मैंने बनवा ली। यही सीडी लेकर मैं चला गया एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस में। मैं दुआ करता हूँ काश ये सीडी मेरे पास पड़ी हो, मैं बहुत ढूंढी है सामान में, मुझे शायद कहीं मिल जाएगी कोई एक आधी। मैं चला गया एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑफिस में जब इन्होंने इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया, तो वहाँ मौजूद थे साकिब नूर साहब, आपको थोड़े दिन पहले अफ्तारी में भी मिले, बिल्कुल आप नाम, फ़ाद हुसैन साहब और सुल्तान लखानी साहब और आबिद अब्दुल्ला साहब। आबिद अब्दुल्ला, ये 4 लोग थे वहाँ पे। इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मुझे बाहर बैठा दिया। इन्होंने कहा ठीक है आप बाहर बैठें। दोबारा सीडी वीडी देखी इन्होंने, ये किसने बनाई है, एडिट कैसे हुई है, आप क्या करना चाहेंगे, कैमरे के पीछे कैमरे के सामने कैसे काम करेंगे आप। तो इन्होंने कहा ठीक है आप बाहर बैठें। सबका एक एक इंटरव्यू हो रहा था, मेरा 3 दफ़ा हुआ। फिर मुझे दोबारा बुलाया, बुलाकर उन्होंने कहा देखें बाहर सारे मैस कम्युनिकेशन करके आए हुए हैं, आपने नहीं किया हुआ, उनको छोड़ के हम आपको क्यों रख लें। और ये सुल्तान लखानी साहब का सवाल था, बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। तो मैंने कहा सर आपने शर्त रखी नहीं थी CV जमा करवाने के लिए कि मैस कॉम होना चाहिए, अब आपके पास वो आ गए हैं, नाउ यू हैव ऑप्शंस। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ पे आपके ये मैस कम्युनिकेशन वाले आपको कहेंगे ना कि हम नहीं जा रहे, मैं जाऊँगा, मुझे आप कह दीजिएगा मैं चला जाऊँगा। श्योर? मैंने कहा जी बिल्कुल, बाहर बैठो। फिर बाहर बैठ गया जाके। तीसरी मरतबा इन्होंने मुझे बुलाया और फिर मुझे ओके कर दिया। साकिब नूर साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी आपको बहुत मुबारक हो। इन्होंने पूछा कि आप सैलरी क्या ले रहे हैं ना जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर सॉरी, वो मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप वो मुझे पे नहीं कर सकते। तो मुझे पता था, सबका आइडिया था कि ये 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी को 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो ये इतनी सैलरी नहीं देंगे जितनी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और वो उससे बहुत कम थी। मैंने कहा मैं इन्हें कहूँगा तो ये कहेंगे यार इनको, इनके दिमाग में ये बात आएगी कि ये इतने कम पैसों में काम नहीं कर सकता, फारिग करो। मैंने कहा सर वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि वो आप मुझे नहीं दे सकते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे अच्छे पैसे एक दिन लूँगा। और कहा गुड लक। मुझे बाहर भेजा। उन्होंने मुझे, साकिब नूर साहब ने बताया कि जी 15,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। बहुत सारे दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के चंगी पली। मैंने गाड़ी से फारिग होकर वापस मोटरसाइकिल पे और पेट्रोल मिलता था उसके साथ में। फिर मैंने 5 साल छुट्टी कोई नहीं की, 5 साल छुट्टी कोई नहीं की सिवाय मेरी शादी के। अल्लाह। और मैं रोज़ाना जो कम से कम काम करता था, एवरेज अगर आप निकालें तो 14 घंटे 16 घंटे इतना काम मैं करता था। ये रिपोर्ट जो बनती थी ना हफ्ते में, हमें 2 बना के या 3 बनाकर देनी होती थी, जिसको न्यूज़ पैकेज कहते हैं। मेरे हर दिन 2 होते थे। क्या बात। एटलीस्ट थाउजेंड्स में थे जो एक्सप्रेस न्यूज़ पे चले थे। और मैंने इनको, रिपोर्टिंग के टाइम की बात, और इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि बाकी जो हमारे ब्यूरोज थे ना, वो न्यूज़ रूम में शिकवा करते थे, डायरेक्टर न्यूज़ से झगड़ा करते थे कि आपके टीवी चैनल पे ज़्यादा टाइम ये इमरान रियाज क्यों चलता है, खबर लाता है, ये फड्डा पड़ा रहता था, मैं खबरें देता रहता था। मेरा ओढ़ना बिछोना ही ये था, मुझे ख्वाबों के अंदर खबरें आती थी। यानी मैं सो रहा हूँ तो मुझे उस वक्त भी लग रहा होता था कि शायद मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा ये पैशन था। फिर बीच में कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि फिर मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम करूँगा, और अल्लाह ताला ने मुझे मदद की और मैं ये अभी आपके सामने ये भी कर रहा हूँ। प्रोग्राम बाई चांस आया या वो स्ट्रगल जो थी वो काउंट यूर एक्सप्रेस ने कहा कि नहीं जी अब न्यूज़ से उठा के हम प्रोग्रामिंग में लेके जा रहे हैं? मेरे साथ बदतमीज़ी की थी कुछ लोगों ने, और उन्होंने ये कहा था कि तुम अपनी औकात देखो। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी औकात को तब्दील करना चाहिए।
फिर मैंने उसके लिए बड़ी मेहनत की है। आप मेरे पुराने दोस्तों से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये हकला के बोलता था। वो आपको ये भी बताएंगे कि इसके बोलने में बहुत सारे अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकता था। वो आपको ये बताएंगे। मुझे अभी भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, वो आपको ये बताएंगे। फिर मैंने बड़ी प्रैक्टिस की इसके लिए, थेरेपीज एंड ऑल, बहुत खुद ही किसी डॉक्टर के बगैर मैं बार बार प्रैक्टिस करता था। तो मैंने उसको सीखा और उसको फिर मैंने कोशिश किया और अल्लाह ताला ने मुझे जब कामयाब किया। और आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जिस शख्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी उसी ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके उसने मुझे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मुझे टाइम बताएं। उन्होंने टाइम बताया। मैं दरिया सवात के किनारे गाड़ी चला रहा था, मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, वहीं पे नवाफिल पढ़ाई शुक्राने के, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और उसके बाद से लेकर मैंने कभी उनसे रब्ता नहीं किया था। ये चंद साल बीच में गुजर गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे ताकतवर है, सबसे बड़ी है। वो आपको सुरखरू भी करती है, वो आपको लड़ने की ताकत भी देती है, वही आपको सब्र भी देती है और इस्तकामत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। आपके पल्ले कुछ नहीं होता, बेशक ऐसे ये रब की मेहरबानी होती है। परवेज रशीद साहब थे वो। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी मेरे साथ चले एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान भी हमारे साथ हैं। आज ईद का दिन और येट अगेन थैंक यू टू हिम कि उन्होंने वक्त दिया हमें। अच्छा इमरान भी, आप बड़े शौकीन आदमी हैं, शिकार और आउटिंग, घूमते फिरते रहना है। वहाँ से इस किस्म का जर्नलिस्ट के जो हार्ड कोर जर्नलिस्ट है कि 2-3 घंटे बाद वीलॉग भी आना है, शो भी करना है आपने, एक सेकंड के बाद ट्वीट भी आ रहे होना है, सोते कब हैं, शौक सारे कब पूरे करते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? राय साहब, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है आपको, उसमें आपने सारा कुछ करना है। आपने उसमें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, आपने उसने अपने दीन का ख्याल भी रखना है। वो हिसाब जाके ऊपर देना ना, ये तो छोटी सी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल देना, ऊपर जाके भी हिसाब किताब है। तो उसका भी आपने कोशिश करनी है कि जितनी टूटी फूटे सजदे हम कर सकें, या जो हिसाब किताब हम अपने तौर पे हम वो जमा माइनस कर सकें वो हम कर लें। बाकी तो सारा मामला हम लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल पे ही है और उसके करम पे ही है और उसके रहम पे ही है। वो रब का रहम ही है यहाँ पे, इस दुनिया में भी और वहाँ पे भी उसी का रहम होगा। हम लोग तो किसी उसमें नहीं जा सकते हिसाब किताब के अंदर, लेकिन जो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा सकते हैं वो भी आपने करनी है। आपने अपनी दुनियावी काम भी आपने करने हैं, अपनी ड्यूटीज़ भी आपने पूरी करनी है। फिर आपको इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, उसकी नेमतों का शुक्रिया भी आपने अदा करना है। बेशक उनको देख कर दुनिया को फिरना भी है, उसको देखना भी है, नेचर में जाना भी है, जो चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए बनाई हैं उनको खाना भी है, फिर उसका शुक्र भी अल्लाह ताला के आगे आपने अदा करना है। मैं ज़रा थोड़ा आज़ाद तबीयत का आदमी हूँ, घूमने फिरने का, नेचर में जाने का मुझे बहुत शौक़ है। नेचर के बहाने ही मैं शिकार खेलता हूँ और शिकार खेलने की वजह भी नेचर में जाना है। वो पहाड़ों में आप जाते हैं, आप खूबसूरत खेतों के अंदर जाते हैं, बहुत खुली वादियों के अंदर आप घूमते हैं, दरियाओं में और झीलों में आप जाते हैं, तो ये शिकार आपको लेकर जाता है। और शिकार मिले या ना मिले, आपको एक बहुत अच्छी रिक्रिएशन मिलती है और आप बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपकी लाइफ में, जर्नलिस्ट की लाइफ के अंदर अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है ना, तो फिर वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। ट्रू, ठीक बात है। आपके पास से मुस्कुराने के, हंसने के, या अपने दिल को खुश करने के, या थोड़ा सा अपने आप को चीज़ों से थोड़ी देर के लिए हटाने के लिए कोई ना कोई बहाना होना चाहिए, कोई ना कोई सोहबत होनी चाहिए। ट्रू, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है। अब मैंने ज़िंदगी में सिगरेट भी नहीं पिया और मेरी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है भी नहीं, तो मुझे कोई ना कोई बहाना या कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो ये नेचर, शिकार, आउटिंग, स्पोर्ट्स, मैं इन चीज़ों के अंदर पहले से इंगेज था और ज़्यादा इंगेज हो गया, तो मैं ये करता हूँ। और दूसरा, मैं साथ साथ जो है वो बाकी चीज़ों को भी चलाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वक्त के साथ साथ इसको मैनेज करना सीखा कि अगर मैं हंटिंग पे गया हूँ तो मैं अपना काम साथ कैसे कर सकता हूँ। मैंने उसको मैनेज करना सीखा। फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं पूरा इंसाफ करूँ दोनों कामों के साथ, एंजॉय भी पूरा करो और मेहनत भी, दोनों कामों के साथ इंसाफ करूँ। लेकिन प्रायोरिटी मेरी हमेशा मेरा वो काम है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ मुझे लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, जहाँ मुझे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, या जहाँ मुझे लोगों की राय आमा हमवार करनी है। यानी मुझे ये लगता है कि ये बात ठीक है तो मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये बात ठीक है,
हो सकता है कि लोगों को ना ठीक लगती हो, लेकिन वो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने ली हुई है या मेरे ऊपर आ गई है, वो मेरी प्रायोरिटी रहती है हमेशा। और उसके बाहर जाके मिसाल के तौर पे मुझे पता चलता है कि फ़लाँ जगह के ऊपर बहुत अच्छी एक शिकारगाह है, वहाँ आपको जाना है। जब मुझे ये पता चलता है कि वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है और मैं दुनिया से कट जाऊँगा, तो फिर मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। काम पहले, प्रायोरिटी पहले। अच्छा इमरान भी, इसमें ये एराज साहब का सवाल है, हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर है, उनका ये सवाल था कि प्रो इमरान खान है आप या एंटी पीडीएम है आप? मुझे ना ये रजीम चेंज ऑपरेशन ही मेरे गले में फंस गया, जैसे एस्टेब्लिशमेंट के गले में फंस गया। ऐसे ही है उनके गले में भी ये फंस गया। साहब, उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो जो चाहेंगे वो कर देंगे, उन्होंने कर दिया। इमरान खान के बारे में मैं पहले दिन से आज तक एक बात के ऊपर कन्विंस हूँ कि वो मौजूदा सियासी क़यादत में सबसे बेहतर आदमी है। भाई अगर वो सबसे बेहतर आदमी है मौजूदा सियासी क़यादत में, तो मुझे ये कहना पड़ेगा। अगर आज भी उसके खिलाफ इद्दत मिल रही है और उसके खिलाफ तोशाखाना मिल रहा है, जिसका रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए हुकूमत खुद तैयार नहीं है अदालत में, तो फिर भी उससे बेहतर आदमी तो कोई नहीं है। ये खुद गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। रोज़ाना मौजूदा हुकूमत गवाही देती है कि इमरान खान इनसे बेहतर है। रोज़ गवाही देते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, उसको कहते हैं ना फाशिस्ट है या उसने बहुत जुल्म किया सहाफ़ियों पे। इमरान खान के ऊपर जिन सहाफ़ियों ने तनकीद की है ना, आप मुझे नाम बताए बगैर अपनी उंगली पे 5 को गिन लें जो टॉप 5 थे। अपनी उंगली पे गिन लें खुद 5 जो टॉप 5 थे जिन्होंने इमरान खान को बहुत तंग किया। उनमें से एक के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक्शन उनके खिलाफ हुआ जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को तंग किया। ठीक है, इमरान खान के दौर में ठीक है। मुतीउल्लाह जान को मारा, जनरल बाजवा ने एडमिट किया, ऐसी कुटिया। हाँ, जरा ज्यादा कुट देता, शाह से शाह के वफादार, थोड़ा ज्यादा हो गया था, ज्यादा हो गया था, थोड़ा ज्यादा हो गया था। हमारे ऑफिसर ने ज्यादा मार दिया था, लेकिन मारा हमने था। मान लिया। वो एक बच्चे को घर के अंदर मारा, वो उन्होंने एडमिट किया कि हमने कुटा है। वो बच्चा जो आपको लाहौर में एक रेस्टोरेंट बैठे देख के डर गया। नहीं वो मैं सबकी कदर करता हूँ और सबकी इज्जत करता हूँ। तो करते हैं, लेकिन वो फेस एक्सप्रेशन बहुत कमाल के थे। यू वर देयर? अच्छा उसमें ना वो मुझे उसको मारा, मैंने उसकी बड़ी मजम्मत की थी उस वक्त, और उसको जो मारा वो भी मारा एस्टेब्लिशमेंट ने। जनरल बाजवा ने उसको भी तस्दीक किया। तीसरा, हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया। 3 बड़े वाकयात है ना, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक। हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया। हामिद मीर को ऑफ एयर किया जनरल बाजवा के बकौल जनरल फैज ने। हाँ, और फिर माफी मांग के सुलह हुई, जनरल बाजवा ने बता दिया, जरदारी साहब ने अनाउंस किया बाद में, ठीक बता दिया आप। यानी इन 3 सहाफियों के बड़े वाकयात हैं। अबसार आलम, अबसार आलम को भी जनरल बाजवा ने डिनाई नहीं किया, ना उसको ओन किया, लेकिन मैंने उसके ऊपर जब टिका के मजम्मत की थी तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस दौर में मेरे साथ लड़ाई कर दी थी कि भाई वो तो तुम्हारे एंटी बयानिए का बंदा है, या तुम्हारे ऊपर उसने इतने ज्यादा केसेस बनाए। मेरे जितने इन्होंने मुझे नोटिस भेजे ना, या आरफ हमीद भट्टी को भेजे, अबसार आलम साहब ने, वो किसी को नहीं भेजे होंगे। हर एक को इन्होंने तंग किया, हर एक के ऊपर। इवन ये हुआ कि मेरा एक पर्सनल झगड़ा हो गया एक ग्रुप के साथ, और वो झगड़ा जाती नौयत का झगड़ा आपका किसी से भी हो सकता है, होते हैं। हमारा अपना एक फैमिली का झगड़ा हो गया, और उसमें हमारी फैमिली का एक मौक़िफ़ था, और जिनके साथ झगड़ा हुआ उनका एक मौक़िफ़ था। मैं अपनी फैमिली के साथ ही खड़ा होऊंगा, जाके उनके साथ तो नहीं खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली लाहौर में एक सियासतदान खातून के कहने के ऊपर, और वो अबसार आलम के पास गई। अबसार आलम ने उसका नोटिस मुझे भेज दिया, जाती झगड़े का नोटिस पे हमरा मुझे भेज दिया। मैंने कहा यार ये कोई ऑन एयर हो रही है लड़ाई। मैंने कहा अबसार आलम, मैंने फ़ोन किया इनको, तो मुझे उन्होंने सॉरी किया। उन्होंने कहा यार मुझे अब छोड़ दे, इसको इग्नोर कर। प्रेशर था कहीं से यार इग्नोर कर। मैंने कहा मैं क्यों इग्नोर करूं भाई, मुझे नोटिस आ रहे हैं। कहते मैंने इसको पब्लिक नहीं किया, सिर्फ आपको भेजा है। ये अबसार आलम साहब का जवाब था कि मेरे पे एहसान उन्होंने ये किया कि पब्लिक नहीं किया। तो वो मुझे कहते हैं यार देख तेरे साथ इसने इतना जुल्म किया हुआ है, तो इसके लिए भी आवाज़ उठा रहा है। मैंने कहा नहीं, जो भी है। अच्छा वो भी इमरान खान ने नहीं किया, ठीक है, बिल्कुल। अबसार आलम आज खुद बताते हैं, साहब क्लेम करते हैं कि जी मुझे इमरान खान ने। अच्छा तलत हुसैन साहब क्लेम ये करते हैं, नौकरी लेने किसके पास गए थे? जनरल बाजवा के पास। भाई इमरान खान ने ऑफर किया नौकरी आप लेने, जनरल बाजवा के पास चले गए। पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो मामला ये है कि इमरान खान ने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। होता क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट जब किसी को मारती है ना, लेकिन इमरान भी एक चीज तो आती रही इमरान खान साहब टेन्योर के अंदर कि कुछ मीडिया उनसे खुश नहीं था। हाँ, वो उनसे कोई बहुत ज़रा हैप्पी नहीं था, इश्तिहार नहीं आ रहे थे, वो मुझे नहीं पता वो क्या इश्तिहारात नहीं आ रहे थे, मीडिया की पहले जैसी मौजें नहीं थी, मीडिया वालों के काम नहीं हो रहे थे, लग रहे थे वो, मीडिया वालों के काम नहीं हो रहे थे। देखिए हमारे सहाफियों को आदत है फाइल लेके वज़ीर-ए-आज़म हाउस चले जाते हैं। हाँ, वहाँ जाके कहते हैं जी ये फाइल पे ये करवा दें सर, मेहरबानी करें, ये देखें छोटा सा और जायज़ काम है, और काम वो पीछे पता चलता है कि अच्छा वो जो काम वज़ीर-ए-आज़म का तो कहना होता है, वो काम हो गया, उसके बाद वो सहाफ़ी की तरह
मौजें किधर हैं? वो एक जो सहाफ़ी ने गोली चलाई थी FIA के ऊपर, हाँ, वो क्यों लड़ाई हुई थी? वो जनाब एक रशियन प्रोजेक्ट लेके पहुंच जाते थे इमरान खान के पास कि ये करके दो। इमरान खान कहता था ये गलत काम है, मैंने करना नहीं है। वो भी दुश्मन हो गए। एक तो कुछ चेयरमैन PIA भी बनना चाहते थे। बहुत सारे सहाफ़ियों की दुश्मनी जो है वो इमरान खान साहब से इसलिए हुई कि उन्होंने इमरान खान साहब को काम किया और उन्होंने नहीं किए। माजी की तरह, जैसे माजी में हो जाते थे। हाँ। माजी में और कुछ इमरान खान साहब की गलतियां भी हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज में भी प्रॉब्लम है, सबके अंदर होती हैं, उनके अंदर भी हैं। Flaws। लेकिन ये फाशिज्म जो है वो उस तरह नहीं था। इमरान खान की मैं बात कर रहा था, अगर कंपैरिजन करें आप बाकी सियासतदानों से तो वो निस्बतन बेहतर है। भाई है तो मैं मुनाफिक थोड़ी हूँ कि मैं ना कहूँ। अब मैंने सही और गलत के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है, मैं कौन होता हूँ? मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है राय साहब, वो सही को मैं सही कहूँगा अपनी दानिश में जो मुझे सही लगेगा, गलत को मैं गलत कहूँगा। जर्नलिस्टिक न्यूट्रलिटी फिर क्या है? मैं दो लोगों सर, वो जर्नलिस्टिक न्यूट्रलिटी, मैं खुद ये सवाल में आई नो कि आपका इसका जवाब क्या होगा, मैं भी वही एग्जैक्ट वही जवाब। न्यूट्रलिटी क्या है सर? न्यूट्रलिटी आप उसको मुनाफिकत कह लें कि यार मैं बैठा हूँ प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये दो लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है ये वाला सच बोल रहा है और ये वाला झूठ बोल रहा है, मैं नहीं शायद हूँ। अब मैं कहूँ नहीं जी आप दोनों बात कर लें, मैं नहीं बोलता बीच में, देखो ये मेरे से बड़ा कौन मुनाफिक है? देखो, और भाई मुझे कहना होगा कि भाई ये ठीक कह रहा है, मैं देख के आया हूँ। न्यूट्रल का लफ्ज मुनाफिक, न्यूट्रलिटी मुनाफिक यार इस मामले में तो है ना, देखिए उसको आप अलग अलग जगह पे देखिए। अदालत जो है वो शवाहिद की बना के ऊपर फैसला करती है। अगर अदालत कहे मैं न्यूट्रल हो गई हूँ आज से, आप ही कर लो। हाँ, आप सारे फैसले अपने खुद करना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है उसको जब न्यूट्रल होने का कहा जाता है या वो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, तो एक्चुअली तो वो कभी न्यूट्रल होते ही नहीं है। वो कभी न्यूट्रल नहीं होते और ना वो हो सकते हैं। आप इनसे निजी महफिल में कहीं बैठ जाएं, वो कहेंगे हम हो ही नहीं सकते, हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है। वो भाई उनके इंटरेस्ट इतने बड़े हैं कि वो अपने आप को न्यूट्रल करके मंजी ठुक जाएगी, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाएगा, स्टेक्स बहुत बड़े हैं। तो जब वो सारे न्यूट्रल नहीं हो सकते तो मैं क्यों हो जाऊँ भाई? बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात यह है कि मैं सही और गलत के बीच में न्यूट्रल रहने का गुनाह नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि मैं 10 साल जिंदा हूँ या 100 साल जिंदा हूँ। शहीद अरशद शरीफ को आप सारे क्यों याद करते हैं? न्यूट्रल नहीं था। और भी सहाफ़ी मारे जाते हैं, रोज जाते हैं, नाम भी भूल जाते हैं लोग, और भी सहाफ़ी वैसे भी फौत हो जाते हैं। जाना सबने जाना, कौन सा सबने जाना है ना, इधर पक्का पक्का तो कोई नहीं आया हुआ। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि शहीद अरशद शरीफ को हम क्यों नहीं भूल रहे? क्या न्यूट्रल नहीं था, खड़ा होकर राइट के साथ खड़ा होकर उन्होंने कहा ये ठीक है मैं खड़ा हो गया हूँ। ये देखें, कल तक पाकिस्तान की फ़ौज को लेकर ना लोग मुझे ट्रोल करते थे, मेरे ऐसे टोपी पहना देते थे, यहाँ पे बैच लगा, वैसे वो अच्छी लगती है तस्वीर। मैं फौजी होता तो इतना बुरा ना होता। तो वो छोटी, अभी आप क्या वैसे ब्रिगेडियर, हिटलर, कर्नल ब्रिगेडियर तो होते हैं। हिटलर वाली मूछें भी लगा देते, ब्रिगेडियर तो शायद बन जाता, हिटलर वाली मूछें भी लगा देते थे ना, या ब्रिगेडियर होने वाला होता। तो वो मुझे ट्रोल करते थे पहले, फौज का आदमी। फिर अभी उससे पहले जो है ना, मुझे बुराई नहीं थी इमरान भाई, बुराई बिल्कुल आज भी नहीं है कि फौज का मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बुराई नहीं है इसमें भी कोई। वो तो अभी भी जो ट्रोल्स है ना, वो तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, जो सबसे जो ट्रोल्स होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे पता कब आता है? कि जब वो बेचारे तकलीफ में दूरे हो जाते हैं। You enjoy them even more। आप अपना एंजॉय कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है कि आप उसको सुन ही नहीं रहे। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो था, मैं आपको बता रहा था कि पहले ये कहते थे कि फौज का आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे हम काम करते हैं, ये कहते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं उन्हें खबरें इल्हाम होती हैं? कहाँ से आती खबर? वो रात को सो रहे होते हैं, उन्हें ख्वाब में खबर आती है, सुबह उठ के ब्रेक कर देते हैं। फटे मुंह इनका यार, कैसी जो ओ भाई, सारों को खबर इदारों से ही मिलती है, राइट लेफ्ट से आती खबर। कोई ब्यूरोक्रेट से निकाल के लाता है, कोई किसी फौजी से निकाल के लाता है, कोई किसी पुलिस वाले से निकाल के लाता है, कोई किसी सियासतदान से निकाल के लाता है, कोई कहीं से निकाल के लाता है, कोई कचरे के डब्बे से निकाल के लाता है। मैंने निकाली है ये जो समरिया लिखते हैं, अब तो ये उसको कुतर देते हैं ना। तो पहले ये फेंक देते थे, उसको लगा के टेप, तालब फरीदी साहब लेकर आते थे, हम टेप लगा के देखते थे, खबरें मिल जाती थी हमें। फरीदी साहब सीनियर, तो वो हमने उनसे सीखा है। तो मामला ये है कि खबरें किसी को इल्हाम नहीं होती, यही से खबरें लेने के लिए आपको इदारों से राब्ते करने पड़ते हैं, उनसे आपको लेनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप ये नोट करते हैं कि इदारे 180 डिग्री का एक बिल्कुल एंगल तब्दील कर रहे हैं, और कल तक उनका एक मौक़िफ़ था, लेकिन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए वो अपने मौक़िफ़ को एकदम बदल गए हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है। बाजवा साहब ने आपको सेकंड किया ना इसके ऊपर कि हम लोग चेंज हो गए, लेकिन हम जो लाइक माइंडेड लोग थे, हम डिस्कस नहीं कर सके, उनके साथ बैठ नहीं सके, बता नहीं सके। बात यह है कि जनरल बाजवा ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया,
वो कल तक जिनको चोर और डाकू समझते थे, उस बारे में जनरल बाजवा ने कहा कि नहीं, मैं और ये एक जैसे ही हैं। तो मामला ये है कि मैं क्यों बदलूं, Fair enough. मैं अपना मौक़िफ़ क्यों बदलूं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। भाई मेरा मौक़िफ़ अपना है, मेरा ठीक है। आपने जो जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, नैब से इकट्ठी की, FIA से इकट्ठी की, ये दीगर एजेंसियों से इकट्ठी की, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, वो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की उसका मैंने एनालिसिस किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा बेड़ा गर्क कर देंगे ये पाकिस्तान का। Fair enough. तो मैं अपने काम पे लग गया और रुक गए वहाँ पे। अब थोड़े अरसे के बाद उनमें से कुछ लोग अगर डीलें करते जा रहे हैं तो भी मेरा क्या कसूर है उसमें? तुम डील कर रहे हो, मैं उसका हिस्सा क्यों बन जाऊं? वो पैकेज तो नहीं पूरा साइन किया हुआ कि जनाब ये भी आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा तो पूरा पाकिस्तान। इस तरह तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि एक स्टाम्प पेपर ले, उसके ऊपर लिखे कि हमने पाकिस्तान इन 2 खानदानों को बाकी ज़िंदगी के लिए लिख के दे दिया और अदलिया से उसके ऊपर स्टैंप भी करवा ले और इस तरह लिख के उनको दे दें, इस तरह जान छूट जाएगी। इमरान भी लास्ट क्वेश्चन, लेंथ में नहीं जाना, यस और नो पे इसका जवाब देना है प्लीज़। मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन दोनों में से लॉन्ग टर्म सियासत किसकी नज़र आती है आपको? बिलावल की। लॉन्ग टर्म है। अगर एस्टेब्लिशमेंट रही तो बिलावल की, और अगर एस्टेब्लिशमेंट ना रही तो मरियम की। ओके, चले नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, आई होप एंड आई प्रे कि आप लोगों को पसंद आएगा। इमरान भाई से गुफ्तगू का जब सिलसिला स्टार्ट होता है तो दिल करता है बंदा बातें करता जाए, इनसे सीखता जाए। पर अपना फीडबैक बहुत ज़रूर दीजिएगा, ईद को एंजॉय कीजिएगा। आप सबको ईद मुबारक जी। आप सबको ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पर खड़े हुए हैं कि मुश्किल हालात हैं, कि कट नहीं रहे, और इसमें एंड में आके आपकी मेरी दुआएं बहुत मैटर करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।